गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, देखिए, एक तो जो रह गया था थोड़ा बहुत उसको कर लेते हैं आज। कुछ चीजें रह गई हैं, मैंने कहा था नोट्स आ जाएंगे तो मैं करवा दूंगी, है ना। तो बाकी की बची हुई चीजों को करवा देती हूं मैं। सबसे पहले तो ये देखो भाई, देखो आप कह रहे थे कि बहुलकीकरण समाव्यवस्था के एग्जाम्पल बता देना हमें। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा जो मैंने लिख रखा है नोट्स में, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज। बच्चे कुछ पार्ट को करवा दूं, है ना। बहुलकीकरण की समाव्यवस्था, देखो ये इस प्रकार की समाव्यवस्था है जिनके मूलानुपाती सूत्र तो समान रहेंगे। मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। क्या समान होते हैं? मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, लेकिन इनके अणुभार अलग अलग हो सकते हैं। अणुभार क्या होंगे? इनके अणुभार अलग अलग होंगे, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अब सोचो, जिनके अणुभार समान हो, क्या उसे समाव्यवस्था माना जा सकता है? अणुभार जिनके, अरे भाई संरचना कैसे होती है? जिनके अणुभार तो होने चाहिए समान, और जिनकी ज्यामिति में भिन्नता होनी चाहिए, वही तो कहलाती थी हमारी ज्यामितीय समाव्यवस्था। यहां देखो, मूलानुपाती सूत्र तो इसने समान कर दिए, लेकिन अणुभार कर दिया अलग अलग। क्या ये समाव्यवस्था है? नहीं। तो ये समाव्यवस्था मानी तो जाती नहीं है। क्या नहीं मानी जाती? ये समाव्यवस्था मानी नहीं जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समावयवी यौगिक हैं उनके अणुभार समान होते हैं। अब तक हम क्या पढ़ के आए थे? एक्चुअली में बहुलकीकरण की समाव्यवस्था इसलिए समाव्यवस्था नहीं मानी जा सकती क्योंकि ऐसी समाव्यवस्था में या इस प्रकार की समाव्यवस्था में अणुभार अलग अलग होते हैं। यही कारण है आप 12th में इसे पढ़कर नहीं आए हो, क्योंकि इसे आइसोमेरिज्म का पार्ट मानते नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में इसके पार्ट को रखा गया है। क्योंकि ये समाव्यवस्था तो मानी जा नहीं सकती, क्योंकि इनके अणुभार, समाव्यवस्था क्या होती है? जिनके अणुभार समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होने चाहिए। अणुभार तो समान हो, लेकिन जिनके संरचना सूत्र क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। कौन सी समाव्यवस्था कहलाती है? कौन सी समाव्यवस्था कहलाती है? नॉर्मल ज्यामितीय समाव्यवस्था। पर यहां तो अणुभार अलग अलग हो गए हैं, तो इसकी एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल से बात करेंगे। देखो भाई, यहां देखना, देखो प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस, क्या बताया मैंने? ठीक है, Cl2। एक इसका एग्जाम्पल जो अगला है वो है, देखो समझना मेरी बात अच्छे से, प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl4। समझना मेरी बात। देखो इनके मूलानुपाती सूत्र समान है, 1:2 है या नहीं? समझ में आ रहा है? यहां देखो 1:4:4। इसे काट सकते हैं 2 बार। ये भी क्या आ गया? 1:2:2 आया कि नहीं आया? यानी कि देखो मूलानुपाती सूत्र तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन इनके अणुभार देखो, यहाँ पे केवल 2 एमीन समूह आ रहे हैं और यहाँ 4 एमीन समूह आ रहे हैं। क्या ये समाव्यवस्था होनी चाहिए थी? नहीं। इस प्रकार की समाव्यवस्था को क्या कहते हैं? इस प्रकार की समाव्यवस्था को बहुलकीकरण की समाव्यवस्था कहते हैं।
एक्चुअली ये किन दो दो कंपाउंड से मिलकर बना है ये यौगिक? देखो, प्लेटिनम NH3 का होल 4 इनसे बना है ये मिलके। और इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 1 से 2 बार क्यों कट गया। ठीक है, तो ये क्या आया? 1:2:2, 1:2:2, मूलानुपाती सूत्र तो हो गए समान, लेकिन अणुभार में क्या आ गई? भिन्नता। ये कौन सी समावता कहलाती है? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। आया कि नहीं आया आप समझ में? बताओ, आया या नहीं? एक बार मैं सबके एग्जांपल्स बताऊं, नोट करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा, ये बुक के अंदर भी नहीं दिए रखे इनके ये वाले एग्जांपल्स। कोई डाउट है? आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, लिंकेज का मैंने करवाई दिया था, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल में बताया था कि नहीं बताया था? पॉलीमराइजेशन। अब लिगैंड समावेशता के एग्जांपल और देखना, वहां मैंने थोड़े टफ करवा दिए होंगे। लिगैंड समावेशता के और एक दो एग्जांपल देख लो। लिगैंड समावेशता, देखो भाई, अगर आप लिगैंड समावेशता के बारे में बात करना चाह रहे हो तो कहने का मतलब क्या है? देखो, किस प्रकार के यौगिक किसमें समानता दिखाएंगे? A, B, C, ये वाला। और देखना, ये दोनों एक दूसरे के लिगैंड समावयवी हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? लिगैंड समावयवी। देख लो, एग्जाम्पल से बताऊं? देखो एग्जाम्पल, मैंने शायद इसका एग्जाम्पल करवाया नहीं था आपको। CH2 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 यहां जुड़ा हुआ है, चाहे X X कर देना, चाहे अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। NH2, यहां भी NH2। ये एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हो गई ना? सारी वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के कौन से? लिगैंड समावयवी हैं। और कोई एग्जाम्पल रह गया था? और कुछ करवाने से रह गया है? MABCD टाइप के यौगिक मैंने करवा दिए थे, ठीक है? MABCD टाइप के टेट्राहेड्रल। अब देखो, प्रकाशिक समावेशता में कौन कौन से एग्जाम्पल रह गए थे, ये नोट कर लेना, ठीक है? प्रकाशिक समावेशता में कौन कौन से रह गए थे वो देखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो, प्रकाशिक समावेशता ये भी रह गई थी ना थोड़ी बहुत करवाने से। इसके सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल मैं यहां लिख दे रही हूं। इसमें मैंने एक तो स्क्वायर प्लेनर वाला तो ढंग से कराई दिया था। इसके बाद अगला कौन सा बनता है जिनमें समन्वय संख्या 4 होती है? टेट्राहेड्रल पोजीशन। टेट्राहेड्रल में देखो, प्रकाशिक समावेशता की बात करें, सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये, त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि इसमें से एग्जांपल्स कुछ छूट गए थे। देखो, एक तो मैंने आपको करवाया था टेट्राहेड्रल में MABCD टाइप का। इसका एग्जांपल आई थिंक मैंने आपको नहीं लिखवाया था, चारों अलग अलग कर देना कोई भी। प्लेटिनम प्रीडीन करवा दिया था क्या इसका एग्जांपल? ये टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। देखो ये कैसे बनेगा इसका टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म, इसका कैसे बनेगा देखना फटाफट। कुछ ऐसा देखो, मेटल, मेटल क्या थी डायरेक्ट बना देती हूं, प्लेटिनम, ठीक है? यहां कौन? ब्रोमीन,
क्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये थोड़ा बढ़ा दो इसको, प्रीडीन, और इसको थोड़ा छोटा कर देना, प्रीडीन, और लास्ट में कौन सा था, NH3। टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा ये, थोड़ी सी मोड़ देना इसको, और इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या बनेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका, देखो ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इस बार ऐसे प्लेटिनम, इसको थोड़ा बड़ा कर देना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी कि यहां आ जाएगा आपका इस बार प्रीडीन, चेंज कर दो, ये तो ऊपर नीचे वाले पद तो कभी चेंज होते नहीं हैं। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैं। आया समझ में, आ गया, और कुछ रह गया था क्या, और कुछ रह गया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मैंने करवाई दिए थे, MA3B3 टाइप के यौगिक, MA4B2 टाइप के यौगिक, MAA2B2 टाइप के यौगिक, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हो गया कंप्लीट। एक चीज और मैं इसमें करवाना भूल गई थी, इसके बाद ये कर लिया, ये तो एग्जाम्पल्स मैंने इसके बताई दिए थे। आगे देखो, आगे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उस, देखो मैंने आपको VBT कराया था, ठीक है। एक्चुअली में ये VBT की थ्योरी के लिए आपको एक चीज, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, जो छूट गया था मुझसे, देखो मैंने आपको ये थ्योरी तो समझा दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, एक तो बनते हैं स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस, कौन से, एक तो स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस और एक स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। देखो समझना, मेरी बात समझना, एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से इधर देखना। स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है, स्पिन पेयर मतलब युग्मन, स्पिन मतलब चक्रण युग्मन, यहां पे स्पिन फ्री यानी कि यहां पेयरिंग नहीं होगी। मेरी बात से ध्यान समझने को, एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे। स्पिन पेयर का मतलब क्या है, जब देखो ऐसे धातु आयन जो संकरण के लिए अपने N-1D कक्षकों का उपयोग करते हों, N-1D कक्षकों का उपयोग करते हों, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत अच्छे से, कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। ध्यान रखो, इन देखो N-1D यानी कि अंदर की साइड प्रवेश करके ये एक संकरण बना रहे हैं, इसलिए इनको आंतरिक कक्षक संकुल भी कहते हैं। ये रह गया था ना, एग्जाम्पल से देखेंगे ना, इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल भी कहा जाता है। इस प्रकार के संकुलों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का होता है युग्मन। क्या होता है, ऐसे संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का होता है युग्मन, इसलिए इस प्रकार के संकुलों को चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, मैं आप ही यहां तो एग्जाम्पल लिख रही हूं, K4 पेपर में एक दो बार नहीं बहुत बार पूछा है, ध्यान से समझना। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, वे संकुल जिनके धातु आयन
संकरण में एन-डी कक्षकों का उपयोग करते होंगे। समझना, कौन से कक्षकों का? एन-डी कक्षकों का उपयोग करते होंगे। या फिर मैं ये सिंपल इसका उल्टा देख लो, ऐसे धातु आयन जो अपने संकरण में n-1d कक्षकों का उपयोग नहीं करते, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। चूंकि ये अंदर की तरफ नहीं होते इसलिए इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। बाह्य कक्षक संकुल कहा जाता है। कौन से संकुल कहा जाता है? बाह्य कक्षक संकुल। चूंकि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है इसलिए इन्हें स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कह लेते हैं, चक्रण रहित संकुल भी कहते हैं। इसके अलावा इनमें क्या है, देखो ये जो हैं, ध्यान से समझना, इनको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से समझा देती आपको। इसको लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल, और इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग हो रही होगी ना, एग्जांपल से देखते हैं। देखो दोनों में एक बार मैंने आपको डिटेल थोड़ी थोड़ी बता दी है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आया है, हर साल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि इसमें से देखो डायरेक्ट एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहिए, मैं वो सिखा चुकी हूं आपको। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा K4 FeCN6, ठीक है, कौन सा? K4 FeCN6। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां से। सबसे पहले आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगी? +4 + x - 6 बराबर कितना आएगा? बराबर 0, यानी कि x बराबर आएगा +K2। आयरन पर चार्ज क्या आया? +K2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, ओनली आपके क्या बचे? 3d6 इलेक्ट्रॉन भरिए। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है ना। 6 इलेक्ट्रॉन भरो 3d में, 1 2 3 4 5 और 6वां इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अच्छा देखो, यहां पे ये प्रबल लिगेंड है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का करेगा युग्मन। देखो ये तो होता है 3d, ये होता है 4s, आगे 4p, ऐसे करके भाग लेते हैं ना संकरण में, ध्यान होगा। देखो 3d का मतलब आपको ध्यान होगा, मैंने डी कक्षकों के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रसायन जब कराया होगा तब मैंने कहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d 1 to 10 ns1 ये तो कराया था। n-1 क्यों कहते थे इसे? n होती थी मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि n का मतलब है आवर्त संख्या। आपने देखा होगा आपके यहां पे देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही तो होता था। फिर क्या करते थे? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ऐसे तो करते हैं। ठीक है, कैल्शियम वाले पद से आपका शुरू होता था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, होता था कि नहीं होता था? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 3d। आपने इसे तो लिखा है, इसका लिखा है 3d14s2, ये तो लिखा है। इसको 3d क्यों कहा? इसका 3 क्यों आया? ये तो निकाला गया है भाई, ये 3d सीरीज कहलाती है। 3d सीरीज में 3 क्या है? देखो आवर्त गिनो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त, और यहां 3 आ रहा है। जब भी किसी चीज की आप जनरल फॉर्म लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 4 - 1, तभी तो 3 आ रहा है। और 4 क्या है यहाँ? 1 2 3 4 आवर्त की संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? आवर्त संख्या ही तो होती है, इसलिए तो इसको n-1 लिखते हैं। जहां n क्या है? आवर्त की संख्या, 1 2 3 4, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, जब तो n-1 होता है। यानी कि अब देखना 4s, यहां पे अगला संकलन निकालने के लिए आप क्या करते थे? यहां देखते थे ये प्रबल संकुल है या नहीं है। ये प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का कराएगा युग्मन। इमेजिन करो संकरण में मैंने क्या कहा था कि डी ब्लॉक की धातुओं का एक गुण होता है कि वो धातु अपने
लिगेंड के लिए यानी कि अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे निकालते आए हो। आपका संकरण क्या होता था? D2sp3। इमेजिन करो कि संकरण में भाग कौन से कक्षकों ने लिया है? n-1d कक्षकों ने भाग लिया है। इसीलिए इससे जब n-1d कक्षक भाग लेते हैं तब होता है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। इसलिए इन्हें कहते हैं चक्रण युग्मन संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। समझ रहे हो? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि इसमें n-1d कक्षकों में भाग लेते हैं। n-1d कक्षक हैं वो भाग लेते हैं। इन्हें इनर क्यों कहा गया? तो देखो अंदर की साइड बिल्कुल कक्षक अंदर के भाग ले रहे हैं, और अंदर के कक्षक जब भाग लेते हैं जब उसे क्या जाता है? आंतरिक कक्षक संकुल। क्या कहा जाता है? आंतरिक कक्षक संकुल। और इसकी क्या डेफिनेशन बताई मैंने? एक तो ये बताई, दूसरी ये बताई, और क्या बताई? देखो अब समझना, डाईमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है, ये तो कंफर्म है। एक चीज और समझना, अभी मैंने आपको बताया था स्पिन, हाई स्पिन और लो स्पिन। थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रही हूं, मैं डायरेक्ट याद करवा सकती थी आपको। पहले तो ये बताओ यहां तक कोई डाउट है? मैंने कैसे कैसे किस किस चीज को क्या क्या नाम दिया है बताओ? कोई डाउट है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी। मैं नोट्स, अरे नोट्स मिल जाएंगे, नहीं मिले क्या? सर से बात कर लो आके, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मैडम अभी तो आप कह रही थी, एक नाम और लिया था आपने, लो स्पिन और हाई स्पिन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लो स्पिन है और कौन सा हाई स्पिन है? तो मैं हल्का सा एक्स्ट्रा इसमें समझा रही हूं, देखना। आप 12th में, बचपन में आप CFT पढ़ के आए हो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती थी कि जब तक केंद्रीय धातु आयन से कोई लिगेंड ना जुड़े तब तक वो पांचों की पांचों डी कक्षक संभ्रंश स्थिति में यानी कि समान ऊर्जा के होते हैं। हुए कि नहीं हुए? जैसे ही इनसे कोई लिगेंड आकर जुड़ेगा तो ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो होता है आपका T2G और एक होता है आपका EG कक्षक। समझ रहे हो? T2G और EG कक्षक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CFSE के नाम से जाना जाता था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे आप डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। नॉट नहीं, ये O है, ऑक्टाहेड्रल। O फॉर अष्टफलकीय संकुलों के लिए। ये तो होते थे T2G, जिसमें ये DXY, DYZ और DZX, और ये होता था DX² - Y² और DZ²। ठीक है? अब देखो, आपने CFT की एनर्जी निकालना कभी कभी बचपन में सीखा होगा, जब CFSE की वैल्यू की गणना करवाते थे तब एक वर्ड और आता था पाई, जिसे आप कहते थे युग्मन ऊर्जा। ठीक है? देखो भाई, जब जब डेल्टा नॉट का मान पाई से ज्यादा होगा, ध्यान से समझना, जब जब डेल्टा नॉट का मान पाई से ज्यादा होगा तब क्या कंडीशन बनेगी? देखो, दो केसेस हो सकते हैं, दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी CFSE, जिसे आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते थे। दोनों एक्चुअली CFSE है क्या है? इन दोनों प्रकार के कक्षकों के बीच की जो ऊर्जा का अंतर है वो CFSE के नाम से जाना जाता है, जिसे आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हो। देखो मैंने क्या कहा है, डेल्टा नॉट का मान अधिक होने का मतलब समझ रहे हो? डेल्टा नॉट के मान का अधिक होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ गया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ा है तो देखना, माना मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 टाइप का है, D4 टाइप का है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा, चौथा कहां जाना चाहिए था? यहां जाना चाहिए था। लेकिन इस डेल्टा नॉट का मान इस पाई से अधिक है। अगर डेल्टा नॉट का मान पाई से अधिक होगा तो फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगी,
यानी कि चौथे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यहां जाने के लिए। इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करवा ही नहीं पा रहे हैं उन्हें। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा नॉट का मान पाई से ज्यादा होगा तो मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन यही प्रवेश करेगा, या फिर इसको कहते हैं ये जो पाई बंद बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है इसे कहते हैं युग्मन ऊर्जा। युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको कहते हैं युग्मन ऊर्जा। ये कहलाता है पाई के नाम से जाना जाता है। देखो अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये नीचे प्रवेश कर जाएगा, और अगर डेल्टा नॉट का मान, देखो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पाई होगा, तब मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां, पांचवा यहां, छठवां यहां, फिर सातवां ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है युग्मन, और युग्मन हो रहा है और नीचे की साइड है ना ये, इसलिए इसको कहते हैं लो स्पिन। इसीलिए कहते हैं इसको लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या है, नीचे की साइड पहले हो रहा है। निम्न कक्षक संकुल भी कहा जाता है इन्हें, निम्न चक्रण संकुल। ये कौन से संकुल बनाएंगे, ये निम्न चक्रण संकुल बनाएंगे। ये प्रतिचुंबकीय होंगे, डाईमैग्नेटिज्म होंगे। निम्न चक्रण संकुल बनाएंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे, और इसके अलावा क्या बताया, ये इनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। इनर कॉम्प्लेक्सेस, आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो इफ डेल्टा नॉट का मान पाई से कम होगा, यानी कि ये वैल्यू अब कम हो गई है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा ऊपर जाना, फिर पांचवा यहां। अरे जब ये एनर्जी कम हो जाएगी, ये तो ऐसा हो गया कुछ कि मैंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है, और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने के लिए ये नीचे वाली सीढ़ियां हैं, ऊपर वाली सीढ़ियां हैं। अगर जगह होगी तो देखो ये कम होगा तो चौथा व्यक्ति जो आएगा वो पहले यहां चला जाएगा, और ये ज्यादा हुआ तो ये कहेगा तू खिसा किधर मुझे बैठने दे, तो फिर ये यहीं बैठ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कभी कभी अपनी क्लास में लेट आते हो, लेट टाइम में आते हो, तो आप क्या करते हो, आगे आगे सीट पे बैठ जाते हो आते ही, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां तक जा सके, क्योंकि उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी कम है। तो देखो होता क्या है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर ये जब कम होगा तब तब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ऐसे समय में कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। चूंकि ये बाह्यतम चक्र, बाह्यतम कोश का भी उपयोग करते हैं, इसलिए इनको आउटर यानी कि बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल देती हूं और आप इसमें सारी चीजें निकाल के बताना। हाँ बताओ। डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालने का तरीका आप यहां मत समझो, इनके बीच का डिफरेंस होता है, ये 0.6 डेल्टा नॉट, ये 0.4 डेल्टा नॉट। छोड़ो इसे अभी, इसको बहुत वक्त है, आपको 1 साल इंतजार करो, 1 साल नहीं और 5-6 महीने, 4-5 महीने, फिर शुरू हो जाएगी आपकी नौकरी। ये यहाँ है नहीं, एक बार रिजॉइन कर लेना। फिर इसके बाद में एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, 2-3 एग्जांपल, उसमें मुझे फटाफट निकाल के बताओ हाई स्पिन कौन सा है, इनर कॉम्प्लेक्स कौन से बनाएंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स कौन से बनाएंगे, लो स्पिन कौन से हैं, प्रतिचुंबकीय कौन से होंगे, क्यों होंगे, किस लिए होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले रिजॉइन करो एक बार।